हेलो दोस्तों, आज मैं कला हिस्ट्री कला का इतिहास प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो कि बीए में अगर देखा जाए तो उसमें बताया जाता है कि उसमें पूर्व काल क्या है, मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है। और हम अपने कला इतिहास के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। इसकी जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं, जो कि पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास लिखा किसने, इतिहास के जनक कौन थे या कहीं पितामह कौन है, जो आज इतना बड़ा इतिहास इन्होंने लिखा है। जो कि अगर ये आज इतिहास इन्होंने न लिखा होता तो आज हम न पढ़ पाते। शायद जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेरोडोटस, लिख देते हैं पहले। हेरोडोटस इतिहास के पितामह हैं या कहीं जनक हैं। इन्होंने इतना बड़ा इतिहास इन्होंने ही लिखा। इन्होंने कहा है कि इतिहास दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? या तो आप हर जगह घूमकर देखकर अपने हिसाब से इतिहास लिखें, या फिर आप हर जगह की किताबें पढ़ें और पढ़कर ही इतिहास लिख सकते हैं। इन्होंने दो तरह से बताया। अब इनकी बात ये देख लेते हैं, ये कहाँ के थे जो इतना बड़ा इतिहास इन्होंने लिखा है। पहले ये बात करते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं। ये ग्रीक, यूनान। अब यहाँ आप थोड़ा डाउट हो रहे होंगे कि ये जो ग्रीस है, ये ग्रीस आपने क्यों रख दिया, ये भी जान के सही बताएं। तो अगर हम पहले बात ये देखते हैं ये है कहाँ के, तो भूमध्य एशिया, भूमध्य एशिया। भूमध्य एशिया जो सागर है, ग्रीक के बगल में, मतलब जो सागर है, या कहें सागर तो आप जानते होंगे। तो जो ग्रीस है ये भूमध्य एशिया के किनारे है, ठीक है। और वहाँ के ये ग्रीस जो है उनके किनारे हो गया। ग्रीस से ही बना ग्रीक से ही बना यूनान। अगर पूछे कि ये ग्रीक से कौन सा बना, मतलब ये ग्रीक बना, ग्रीक से कौन बना, ये यूनान। अगर इसके बारे में पूछे कि ये मतलब इसका नाम कैसे पड़ा, फिर इसके नाम कौन आया, तो आप ये जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात आप समझ में आए। अब आप बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व। हेरोडोटस का जन्म 400 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 425 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आप लोग ये डाउट हो रहे होंगे कि सर आपने ये लिख दिया, ये क्यों लिख दिया कि ईसा पूर्व क्या है, ईसा पूर्व क्या है, यहाँ तो ईस्वी होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि इसे जो है घटता क्रम क्यों कर दिया गया, इसे बढ़ता होना चाहिए, ये भी बात सही कह रहे हैं। तो इसमें ये भी सोचने की ये बात है कि ईसा पूर्व का मतलब, अगर पूर्व में बात की जाए, ईसा पूर्व मतलब होता है 100 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंतर, मतलब उसके ऊपर नहीं, 900 से मतलब 1000, फिर 1100 ईसा पूर्व,
उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे ही, तो उसे कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो अगर ये उसमें जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसा ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण में उनका जन्म होता, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में ईसा पूर्व। तो ये भी आप सोच रहे हैं कि सर आपने ये ऐसा क्यों कर दिया। तो देखिए, अगर यहाँ बात की जाए कि ईसा पूर्व में अगर बात आ रही है तो वो घटते क्रम माना जाता है। ठीक है, अगर ईस्वी में बात आए तो वो बढ़ते क्रम माना। जैसे मान लीजिए ईस्वी में अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए राजा रविवर्मा का जन्म, राजा रविवर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो और उनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। तो इसमें ये होता है ना, तो वो ईस्वी में आ रहा है और ये ईसा पूर्व में आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बात यहाँ पर आ रही है, यहाँ हमने समझो वो कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के थे, किस किनारे थे, ये आपको हमने जानकारी दी थी। अब आ रहे हैं इतिहास होता क्या है, इतिहास क्यों लिखा गया, इसका रीजन मत जानते। इतिहास इतिहास प्राचीन काल में घटित घटनाएं, प्राचीन काल में घटित घटनाएं। अब इतिहास का मतलब यह है कि प्राचीन काल में घटित वह घटनाएं जिसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत हों, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? प्राचीन काल में वह घटित घटनाएं जिसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में घटित वह घटनाएं जिसके पास साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत हों, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर एक बात सुन लीजिए, प्राचीन काल में वह घटित घटनाएं जिसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोत हों, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसकी जानकारी आगे दे रहे हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वह स्रोत है, स्रोत का मतलब होता है, साहित्य मीन्स होता है जो लिखा हुआ, स्रोत मीन्स होता है जिसमें लिखा हुआ। ठीक है,
लिखा, और ये किसी स्रोत ने जिसमें लिखा है, मान लीजिए ये कागज ब्लैक बोर्ड है, ये स्रोत हो गया, और ये पेन हो, उसने लिखा बोर्ड पर, ये हो गया स्रोत। ठीक है, तो पहले हम ये बात आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे शिलालेख, या ताड़ पर या लकड़ी पर, पत्थर पर, लेख लिखा मिल जाए। अगर पूछे कि साहित्यिक स्रोत क्या है, तो अगर शिलालेख में, अगर पत्थरों में शिलालेख लिखा हो, मान लीजिए ये पत्थर है, उसमें लिखा हुआ होता है, तो अगर दोनों जोड़ा तो शिलालेख हो जाता है। अगर ताड़पत्र है, उसमें कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो वो लेख है। अगर लकड़ी में लिखा हुआ कुछ लेख मिल जाए, वो लकड़ी में है। अगर पत्थर में कुछ लिखा हुआ लेख मिल जाए, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी हैं, अगर उसका कोई साक्ष्य मिल रहा है, लिखा हुआ स्रोत मिल रहा है, तो हम जैसे उसके अंतर्गत आता है। जैसे हमारे शिलालेख लिखा हुआ, ताड़पत्र में लिखा हुआ, लकड़ी में लिखा हुआ हो, पत्थर में लिखा हुआ हो, तो उसे हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत है जिसमें पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मृदभांड, मीनार, या कहते हैं स्थापत्य, जिसे कहते हैं मंदिर, मस्जिद। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत कोई पत्थर की मूर्ति हो, लकड़ी की मूर्ति हो, मृदभांड मतलब होता बर्तन, अगर बर्तन लिखा हो उस समय का, अगर और स्थापत्य के अंदर का, मान ली मंदिर, मस्जिद है, या छोटी सी मूर्ति मिल गई, इस प्रकार अगर इन चारों के अंतर्गत पूरा पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मृदभांड, स्थापत्य, इनके अंतर्गत अगर ये पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, उन्हें ही हम इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, तभी तो जानकारी दें कि यार उस समय का ये था, उस समय का ये था, उस समय का ये था, ये था, तो हम उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सा है, मान लीजिए शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल। इस मौर्य काल, वैदिक काल, उसमें आगे जानकारी दें कि मतलब मौर्य शुंग काल में क्या हुआ, वैदिक कुषाण काल में क्या हुआ, मौर्य काल में क्या हुआ, वैदिक काल में क्या हुआ, यह सारी जानकारी आगे आपको देंगे। पहले डिटेल समझिए। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत बता दिए हैं। अब देख रहे हैं कि जो विद्वान थे, कहते हैं हेरोडोटस जो थे, वो कैसे समझते थे कि इतनी पुरानी ये मतलब वस्तुएं हैं, इतना पुराना लेख है, ये कैसे जानकारी ले सकते हैं, ये भी जानकारी है। तो उसके लिए एक विधि चलती है, विधि है कार्बन 14, C14, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग।
इसके लिए भी चलती कार्बन डेटिंग C14, ठीक है, जो कि इससे ये पता लगाया जाता है, मान लीजिए ये क्या है, मार्कर। अगर हम इस मार्कर को जो है 20 दिन तक, मतलब 20 दिन के लिए इसको हम छू ना करें, मतलब इसे टच भी ना करें, और इसको बाहर कहीं रख दिया जाए, तो आपने देखा होगा इसमें धूल पड़ जाती है, या इसमें बारिश होगी तो इसमें मतलब बारिश होगी तो अभी भी इसमें मिट्टी पड़ जाएगी। इस मान लीजिए ऐसे पड़ा है मतलब मिट्टी में, तो इधर अगर बारिश हुई तो इस बारिश जब होगी तो इसकी मिट्टी इसके ऊपर आ जाएगी, तो भी इसकी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो इसमें अगर देखा जाए कि अगर 1 महीने के लिए इसे रख दिया तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर धूल पड़ जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इतना ही पुराना है, इतने दिनों का होगा, ये अनुमान लगाते हैं ना, तो ये अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हम इसको जो है 6 महीने के लिए रख दिया जाए, तो आप हाँ अनुमान लगाएंगे लगभग कि ये हाँ ये इतना ही पुराना है ये मार्कर, ये तभी से पड़ रहा। तो ये अपना अपना अनुमान लगाते थे, किसके द्वारा, C14 कार्बन डेटिंग के द्वारा ये अनुमान लगाते थे कि ये जो मान लीजिए इसको जो हम 1 वर्ष के लिए इसमें मतलब रख दें, इसे टच भी न करें, तो इसको देखा जाएगा बाहर कहीं अगर इसे रख देंगे तो इसमें देखेंगे इसमें पपड़ियाँ पड़ जाएंगी। अपना अनुमान लगा कि यार इतना पुराना था, इसे कुछ हुआ भी नहीं था, इसलिए ये जो इतना पुराना है, अगर ये मतलब कोई अगर ले जाता तो ठीक था। तो ये मतलब अपना अपना अनुमान लगाते हैं कि ये जो मार्कर जो इतना पुराना था, जिससे कि इसमें पपड़ियाँ थोड़ा थोड़ा हो गई हैं, तो वो लगभग अपने आप में सोचते थे। तो ये सीधा मतलब क्लियर नहीं बता देता था ये C14 जो है विधि, ये मगर इतना अनुमान लगा देते थे कि ये इतना पुराना है, जिससे कि इससे जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा, कार्बन मीन्स होता कुछ, कार्बन मीन्स होता कचरा, धूल, ये होता है, इसके द्वारा ये जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात यहाँ पर, तो जानकारी दी गई कि मतलब कैसे क्या इनका जन्म हुआ, हेरोडोटस का इतिहास कैसे लिखा, मतलब इसके बारे में मतलब इतिहास क्या है यही बता दिया। अब आते इतिहास कितने भागों में बांटा इन्होंने, हेरोडोटस ने, ये जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है। हेरोडोटस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हेरोडोटस ने 3 भागों में बांटा, कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, इसमें पढ़ना लिखना, कहें कि मतलब मानव जो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव जो है पढ़ना तो जान गया था मगर लिख नहीं सकता था, न लिखना नहीं जानता था, इसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। पढ़ना तो जान गया था मगर लिख नहीं सकता था। जैसे मान लीजिए इसमें बताया कि ये जो है लिख नहीं सकता, इसमें जो है मानव जो है पढ़ लेता था, मगर जो पढ़ लिया है सोच लिया ये क्या ऐसे लिखा गया है, ये भी सोचते थे, तो खाली पढ़ बस लेते थे, तो एक दूसरे के जो है बता देते थे कैसे मतलब ये क्या है, वहाँ था ऐसे, तो जो है
पढ़ बस लेते थे और लिख नहीं पाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने लिखना प्रयास किया। तो कब तक में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया? ऐतिहासिक तक का, मतलब ऐतिहासिक काल जब चालू हो गया तब से उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उसे कहते हैं जब मानो जो पढ़ना लिखना दोनों जानने लगा था। लिखना, पढ़ना लिखना, मानो जो है पढ़ना लिखना दोनों, मतलब हाँ, पढ़ना लिखना भी जानने लगा था। जो आज दिन में देखा जाए, जो आज वर्तमान में सब लोग पढ़ रहे हैं वही देखा जाए आज। तो यहाँ तक जानकारी आपको बता दी गई। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, असभ्य था, मतलब एक जानवर के समान था। दूसरी बात, आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव जो है पढ़ लेता था मगर लिख नहीं सकता था। यही उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव जो है पढ़ना लिखना दोनों जानने लगा था, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब आते हैं आदि मानव कहाँ से आए, आदि मानव का जन्म कैसे हुआ। आज जो मतलब प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, एक कैसे इनका मतलब बना, इसकी जानकारी हम आपको एक कहानी बता रहे हैं। इसमें देखिए, आदि पहले सोचते हैं पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी का जन्म कहाँ से हुआ, ये किसका अंश है, ये देखते हैं। कहा गया है कि करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष या साल के, करोड़ों साल कह सकते हैं, आज से लगभग करोड़ों साल पहले सूर्य 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 में जो है एक गोला लड़ा, मतलब ऐसे गया, आक्रमण हो गया सूर्य के ऊपर। सूर्य के ऊपर जो है एक गोला गया, टकराया, जिसके कारण वो विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद सूर्य के अंदर से 8 ग्रह निकले। कौन कौन से? 8 ग्रह निकले सूर्य के अंतर्गत से। ऐसा है बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, राहु, निकेतु जो भी हैं, राहु, गुरु, गुरु नहीं, वरुण, गरुण जो भी हैं, जो सारे ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह ही ऐसा है पृथ्वी, जिसमें खाली, पहले बात देखते हैं, पृथ्वी ही थी जिसमें इन 7 ग्रहों में जो है पानी नहीं था। ठीक है, पृथ्वी ऐसा ग्रह थी जिसमें पानी था। अब पहले बात ये कर लेते हैं, पृथ्वी में पानी कैसे आया, पहले ये देखते हैं। कहा जा रहा है, विद्वानों का मत है कि, पहले मैं उदाहरण दे दूं इसका। आपने एक गेंद ली, कैसी गेंद, लोहे की, मैं सोच ले, समझने का बता रहा हूँ। जब हम उस गेंद को जो है आग में मेक देंगे तो लाल हो जाएगी, जल्दी आग में मेक देंगे। जब वो लाल हो जाएगी तो अब उस गेंद को निकालेंगे। तो जब उस गेंद को निकालेंगे तो उसमें जब आप पानी डालेंगे तो वाष्प बन के निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, वो पानी जल जाएगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जब ये इसमें मतलब टकराव हुआ था सूर्य में, इनके जो ग्रह निकले थे तो इसमें जो है सभी लाल थे उस समय,
ये भी लाल थी पृथ्वी। तो इसमें सभी में जो है बारिश हुई, इनमें नहीं हुई बारिश बताया जा रहा है, इनमें भी होना चाहिए। तो इसमें जब बारिश हुई, तब पृथ्वी में जब बारिश हुई तो धीरे धीरे करके ठंडी हुई, धीरे धीरे करके ये ठंडी हुई। ये नहीं कि तुरंत ठंडी हुई कि मान लीजिए आपने गेंद ली तुरंत पानी डाल दी ठंडी हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें भी ठंडी होने के लिए कम से कम लगभग 80 लाख लग गए ठंडी होते होते, इतनी गर्म थी। फिर जब धीरे धीरे जब बारिश होती गई तो यहाँ पानी होने लगा। कहाँ समुद्र जो कहें समुद्र में है, यहाँ तक मतलब ऐसे समुद्र था, जितने में भारत है ये समुद्र है। तो इसी प्रकार इसमें जो है पानी भरने लगा। और इन ग्रहों में नहीं हुआ, ये भी सोचने की बात है। खाली पृथ्वी ऐसा थी जिसमें इसमें ही पानी, इनमें इन ग्रहों में पानी नहीं था, खाली पृथ्वी बस में पानी पाया गया है। तो जब पानी और मिट्टी दोनों हो गए तो उसमें से जो है पेड़ जन्म लिए, प्रकृति, पेड़ पौधे हुए कि ना हुए। कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए छत है ना, छत में यहाँ पानी का बहाव है, यहाँ से पाइप मतलब निकलने के लिए। अब यहाँ से बादल हैं, बारिश हुई, बारिश होने के बाद यहाँ थोड़ा पानी जमा रुक गया, 2-1 दिन भरा था, यहाँ काई लग गई, लग जाती ना काई, अभी देखे जाए वर्तमान जब काई लग जाती है। तो इसी प्रकार जब बारिश होते होते धीरे धीरे करके यहाँ वृक्ष बने, जो पेड़ पौधे मिट्टी के द्वारा वृक्ष हुए, फिर मतलब फल वल जो भी हैं वो सब मिट्टी के ही द्वारा ही जन्म लिया गया। तो मिट्टी और पानी जब मिलने के बाद यहाँ वृक्ष उगे। फिर आते हैं पृथ्वी में कौन सा जीव आया, पहले बात ये करते हैं। फिर यहाँ पर बात आ रहे हैं जो आज कह रहे हैं नदियाँ कैसे बनी। तो आप ये सोचिए, जब बारिश होती है तो उसमें क्या पानी का जमाव इकट्ठा होता है, मतलब भराव। आज दिन मान लीजिए कहते हैं कि इतना बाढ़ आ गई, इतना पानी का बहा मतलब बाढ़ है। तो जो पानी जब इकट्ठा कहीं से निकलेगा तो जहाँ से जाएगा तहाँ माटी को जो काट कर ही जाएगा ना, अच्छी जगह बना कर जाएगा। तो वहाँ से जो है नदियों का रूप हुआ। जब माटी का जब पानी बहाव होगा तो वहाँ से नदियों का जन्म हुआ। फिर वहीं से कहते हैं पहाड़ तो पहले से होगा, मतलब जब पानी निकलेगा तो वहाँ से कहीं से पहाड़ से जाएगा तो टकराव हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो कहीं पहाड़ बन गए। जब पहाड़ हो गए तो वहाँ पे नदियाँ भी अपना रूप ले लेती हैं कि यहाँ से नदी हो गई। अब जब पानी हर वर्ष होगा तो बन जाएगी वो नाली का, मतलब बहाव ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बहने लगेगी। तो धीरे धीरे मिट्टी जो कटते करते करते बड़ा रूप ले लेगी। नदी हो या तालाब, नदी हो या कोई छोटा नाला हो, या मतलब मान लीजिए एक खेत है, खेत में जब आप पानी लगाते हैं तो ऐसी नालियाँ नहीं बनाते हैं। जब यहाँ से पाइप लगाए जब नाली बनाते हैं तो अगर थोड़ा सा यहाँ कहीं फूट गया तो देखते नहीं तुरंत माटी कट जाती है, ऐसे ऐसे जब कट जाती है तो मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो मिट्टी जब कट जाती है तो नाली जो है बड़ी मतलब कट जाती, तो यहाँ जो जगह ज़्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है नदियाँ भी अपना रूप ले लिए हैं बड़ा सा। तो धीरे धीरे करके जो है नदियों का जन्म हुआ, समुद्र नदियों का जन्म हुआ, जमुना जी हुई। ऐसे करके इन्होंने पृथ्वी के अंतर्गत जो है ऐसा ऐसा जो है हुआ। अब आते हैं अब उसमें बात आते हैं सबसे पहला जीव कौन आया, इसकी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। पहला जीव आया है कोष्ठक जीव। पहला जीव आया कोष्ठक जीव, जिसको हम हाथ से नहीं देख सकते, न आँख से देख सकते हैं तुरंत, कि तुरंत ऐसे देख लो हाँ ये पड़ा है, ये जानवर है, ये भी मतलब ऐसा जीव है, ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसको हम जो है लेंस की सहायता से देख सकते हैं और किसी से भी नहीं देख सकते। जो कि ये आपको बता दें, ये हाई स्कूल में बताया गया था
इसका चित्र ही बनाया होगा जो ऐसे छोटा सा होता है जीव, किच मतलब ऐसे, मतलब एक मान लीजिए मासा नहीं होता तो किस तरह रूप ले लेता, वैसे ही एक जीव था जिसका नाम था कोष्ठक जीव, जिसके लेंस की सहायता से हम देख सकते थे और किसी से नहीं। फिर आता है दूसरे में आता है कशेरुकी, जिसको हम देख सकते हैं मगर उसमें हड्डियां नहीं पाई गई, जैसे घोंघा कहाँ जन्म लेता है, जो शंख होती है ना, शंख से जन्म होता है, जो शंख होती है उसके अंदर जो है अंदर रहता है, तो उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। केचुआ हो गया। तीसरे में आता है अकशेरुकी जीव। तीसरे में आता है अकशेरुकी जीव, जो इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं ये भी देख लो, जिसमें अभी इसमें बताया गया कि इसमें हड्डियां नहीं पाई गई। केंचुओं के आपने देखा जब अभी भी बारिश होती है तो उसमें हड्डियां तो पाई नहीं जाती, वो ऐसे ही मतलब हाथ से ऐसे मार दो तो हिल जाता, ऐसे हो जाता ना। अब आते हैं अकशेरुकी में जैसे सांप, छिपकली, नेवला, जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, ये नहीं कि एकदम जानवर जैसे, इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। सांप है, छिपकली है, नेवला है, गुआह जिसे बोलते हैं, जिसमें जो गिरदान भी है, ऐसे बता सकते हैं। तो जो ऐसे तीसरे में जो है ये जन्म लिए थे। फिर चौथे में वानर, जिसे आज जो बंदर है ना वही है, ठीक है, बंदर हो गए। बंदर के बाद जो, हाँ इसके अंतर्गत वो भी है, मछली भी जन्म ली थी उसी समय, ठीक है। मछली भी है जो मतलब जितने भी जल से हैं, मगरमच्छ है जो पानी से रिलेटेड हैं, ठीक है। चौथे में वानर है, पशु हैं, जैसे पशु में चीता है, हाथी है, बाघ है, जो ये चौथे उसमें जन्म लिए हैं, ठीक है। पहले में आया है कोष्ठक जी, दूसरे में आया है कशेरुकी जी, तीसरे में आया है अकशेरुकी जी, चौथे में आया है वानर। जीव में है कोष्ठक, कशेरुकी में है जीव घोंघा है, केचुआ है, तीसरे में है सांप है, छिपकली है, नेवला है, मछली है, मगरमच्छ है, चौथे में है वानर है, चीता है, बाघ है, हाथी है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं, थोड़ी सी एक बात और बता दें यहाँ, रीता प्रताप में हिस्ट्री में आपको बताया गया है कि सेनोजोइक युग, सेनोजोइक युग, मेसोजोइक युग, तो यार तो मैंने चलो मेसोजोइक युग, सीनोजोइक युग, क्या सीनोजोइक युग, लियोजोइक युग, इसमें पेलो है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पहले पेलो है, पेलोजोइक युग है,
इसमें रीता प्रताप में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके आगे का चैप्टर अब हम अगली क्लास में देंगे। यहीं पर इस बात को मतलब अंत करते हैं। नमस्ते।